हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? हेलो हेलो बेटा, ये बताओ साउंड परफेक्ट है या नहीं? यस सर। ओके, चलो ठीक है। चलो डन, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून, नमस्ते बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गरिमा, गुड आफ्टरनून, ठीक है। प्रियल, गुड आफ्टरनून, ठीक है। ओके बेटा। रूपा, गुड आफ्टरनून। दीपाली, गुड आफ्टरनून, ठीक है। देवेश, बहुत सही, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ओके ओके ज्वल, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मृदुल, ओके चलो ठीक है, ठीक है। तुम लोगों के नाम देख रहा था क्या क्या है, ठीक है, हाँ। कालू भी नाम है किसी का, ठीक है चलो, है ना। यस, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू सेशन नंबर, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। 3 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इम्यूनिटी हमारा लगभग लगभग क्या 99% कंप्लीट हो चुका है। ओनली 1% बचा हुआ है, जो अभी मैं एंड करता हूं। और आज, ठीक है, कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमन, जो एनसीईआरटी स्टार्टिंग से करती है, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज, ठीक है। ओके 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 ओके, यस गुरु जी, ओके ठीक है, ऑल क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात की थी? लास्ट लेक्चर में देखो, उससे पहले लेक्चर में मैंने एंटीबॉडी तक पूरा करा दिया था, ठीक है। लास्ट लेक्चर में बहुत टिपिकल बातें नहीं थी। लास्ट लेक्चर में बेसिक मैंने टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, इसको बी लिम्फोसाइट बेस्ड और टी लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। बी लिम्फोसाइट हमेशा ध्यान रखना एंटीबॉडी बनाते हैं, तो इसलिए उनको एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी भी बोल सकते हो। और एंटीबॉडी कहाँ होते हैं? बॉडी के फ्लूइड में होते हैं, सीरम में होते हैं, और फ्लूइड और सीरम को हम ह्यूमर बोलते हैं, सो इट इज कॉल्ड, ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ थी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सीएमआई, ठीक है, जो टी लिम्फोसाइट बेस्ड है। और टी लिम्फोसाइट ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी टिश्यू को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर है? हाँ, कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होगी? सीएमआई क्वेश्चन आता है, ठीक है, टिश्यू एक्सेप्टेंस और टिश्यू रिजेक्शन के अंदर। ओके, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो, टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, ठीक है, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल, ये चार आपको ध्यान रखने हैं। हेल्पर टी सेल मैंने बताया था पूरी इम्यूनिटी को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि ये कुछ केमिकल्स निकालते हैं, इनको इंटरल्यूकिन बोलते हैं। तो इंटरल्यूकिन की हेल्प से बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल और भी अदर टाइप के जितने भी सेल्स हैं, उन सबको कंट्रोल करने में कैपेबल है। जबकि किलर टी सेल अगेन वही नेचुरल किलर सेल की तरह वायरस इन्फेक्टेड सेल और कैंसर सेल को मारने का काम करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में एंटी कैंसरस सेल हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैं बता दूं, अगला लेक्चर कैंसर का ही होने वाला है, ठीक है। आज सैटरडे है, ट्यूसडे को मेरा लेक्चर लगा हुआ है, शायद तरुण सर नहीं है तो उनकी जगह मेरा लेक्चर लगा हुआ है ट्यूसडे को, ओके। हाँ, ट्यूसडे को मेरा लेक्चर लगा हुआ है, और कुछ वो मेरे लेक्चर लेंगे जब मेरे सेशन चलेगा उस समय, ठीक है। पर वो लेक्चर मैं तब दूंगा उनको जब मेरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज खत्म हो जाएगा और बायोटेक स्टार्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। उसके बीच में मैं उनको दे दूंगा एक दो लेक्चर, उनको चाहिए, ठीक है। ओके, बट ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज खत्म करने के बाद ही देंगे, ठीक है, क्योंकि ट्यूसडे को मैं कैंसर करा दूंगा। और उसके बाद जब मेरा सेशन चालू होगा, जब मेरा वीक चालू होगा, तो उसमें मुझे 2 या 3 लेक्चर हार्डली चाहिए होंगे। दो, मतलब दो, और हार्डली खींच करके तीन, नहीं तो दो में ही हो जाएगा, ठीक है। दो ही लेक्चर चाहिए वैसे देखे जाए तो, ठीक है। एक मैं एड्स कराने वाला हूं, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एक मैं ड्रग्स कराने वाला हूं, यस, ठीक है। यहां के चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, यानी मेरे वीक में आज के बाद 2 लेक्चर चाहिए। और एक ट्यूसडे को मुझे मिल ही रहा है, इसमें प्रॉपर एक टॉपिक करा रहा हूं पूरा कैंसर। क्लियर है? हाँ, तो कैंसर को मारने वाले सेल हमारी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, जैसे नेचुरल किलर सेल और टी लिम्फोसाइट। अगर इनका नंबर आपकी बॉडी में मेंटेन्ड है, ठीक है, तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कंपेरेटिव कम होती है, ठीक है। बट ऑलरेडी हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतने सारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस खाते हैं या बॉडी का एक्सपोज करते हैं, और इनका नंबर उसके कंपेरेटिव कम होता है, तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर है? तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी डिस्कस करने वाले हैं कहां पर? कैंसर वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। और ठीक है, चलो ठीक है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ टी लिम्फोसाइट की, आप समझ ही गए होगे, ठीक है, एंटी कैंसरस होते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, क्या बात कर रहा था मैं?
क्लियर बिल्कुल, हाँ, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी, ठीक है। टिश्यू ग्राफ्ट की बात करते हैं, तो जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, टिश्यू ग्राफ्ट करते हैं, तो उसमें आपको तीन बातें ध्यान रखनी चाहिए। ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, MHC मॉलिक्यूल, मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों के लगभग सेम होने चाहिए। तीसरा हमने बताया था इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग जरूर यूज करना चाहिए, तभी आप कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हो, ठीक है। और साइक्लोस्पोरिन का नाम मत भूलना, इस पे कई क्वेश्चन आ चुके हैं। इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे यूज की जाती है, साइक्लोस्पोरिन। या आप कॉर्टिसोल भी याद रख सकते हो, कॉर्टिसोल इम्यूनो सप्रेसर का काम करते हैं। यहां तक कोई डाउट? यस, आज 7 बजे क्या है? भाई तुम आओ तो सही, तभी तो बताएंगे। तुम सरप्राइज को भी एकदम बेकार कर देते हो, ठीक है। 7 बजे कुछ है, तुम्हारे लिए भी है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बायोमोलिक्यूल से तुम भी जुड़े हुए हो थोड़ा बहुत, और एनिमल किंगडम, ठीक है। जो बच्चे एक बार एनिमल किंगडम तो मैं करा चुका हूँ, हाँ तो मैं तो करा ही चुका हूँ। बायोमोलिक्यूल तुम्हारा मेरे थ्रू तरुण सर करा रहे हैं, तो मैं शायद खत्म होने वाला होगा, ठीक है। तो एक शॉर्ट समरी एनसीईआरटी डीप लाइन चाहो तो एक बार देख सकते हो, जरूरत हो तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, हाँ। बाद बाकी का हाफ नीट आपका चल ही रहा है डिवीजन, उसमें आपको काफी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। और हाफ नीट मंडे को मैं लेकर के आ रहा हूँ हाफ नीट के अंदर, ठीक है। आज क्या हमारा लास्ट हुआ था, लोकोमोशन हो गया, मंडे को न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यस, समझ रहे हो। देखो मंडे को वैसे तो क्लास मैं ले लेता, तरुण सर अभी बाहर है कहीं, ठीक है। बताया था ना वो मतलब उनका घर में कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो वहां पर है समय, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे को लौटेंगे वो। तो मंडे को मेरा हाफ नीट लगा हुआ है, आपने देखा भी होगा, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, और पटना में होऊंगा मैं। तो सुबह से मेरी दोपहर तक तो पटना में क्लास चल रही होंगी 3 बजे तक, और 3 बजे दौड़ा दौड़ा जाऊंगा स्टूडियो, ठीक है। फिर वहां से मेरा 4 बजे से वन शॉट चालू हो जाएगा। तो इसलिए मंडे को शायद मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। हाँ, ट्यूसडे को मैं लूंगा जबरदस्त तरीके से, और कैंसर आपको बहुत कंसेप्चुअल कराऊंगा, ठीक है, अच्छी तरीके से, समझ रहे हो सर। ठीक है, बायोमोलिक्यूल मैं करा दूंगा, उस हाफ नीट से पहले ही करा दूंगा, और मैं उसके अंदर, ठीक है, क्या नाम है, एनसीईआरटी डीप लाइन में कराऊंगा, ठीक है। हाँ, कुछ डिवाइड किया है कि एनसीईआरटी डीप लाइन में मैं कराऊंगा, और जहाँ बैचेस में चलेंगे तो वहाँ तरुण सर कराएंगे अभी, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी डीप लाइन में मेरा शेड्यूल पहले से ही है, ठीक है। और एनसीईआरटी डीप लाइन में कराने वाला ही हूँ, एनिमल किंगडम और ये बायोमोलिक्यूल दो बच्चे, ठीक है। फिर हम 12th वाला पार्ट हाफ नीट के बाद स्टार्ट करेंगे, ओके। चलो वापस आ जाओ, ठीक है। तो ट्यूसडे को ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ट्यूसडे को मेरी क्लास क्योंकि पटना में होऊंगा, तो मेरी क्लास 1 बजे से ना होकर के 4 बजे से होगी, ठीक है। 4 से 5:30 लेके चलो आप, ठीक है, हाँ। क्योंकि वहां से वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, इसलिए, ठीक है। हाँ, तो ट्यूसडे को मेरी क्लास 4 से 5:30 है, याद रखना। कैंसर होगा पूरा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से पूरा टॉपिक ही खत्म कराऊंगा लास्ट तक, ठीक है। कैंसर से लेकर के मतलब उसका पूरा ट्रीटमेंट, उसका जो भी है डायग्नोसिस, सब कुछ जो भी कुछ है, ठीक है। और रियल चीजें बताऊंगा जो मतलब इन 6-7 महीने में मदर के संग जो मैंने फील किया, ठीक है, जो समझा जाना क्या है ये, और डॉक्टर किस तरीके से लिप्त हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको, मतलब रियलिटी, बिल्कुल रियलिटी, ठीक है। बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है। ट्यूसडे को मिस मत करना, 4 से 5:30, ठीक है। मुझे कैंसर नाम से डर लगने लगता है, मतलब ऐसी चीजें से गुजरा हूं मैं इन दिनों, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे इसको कब, ट्यूसडे को 4 से 5:30 आ जाना भाई, ठीक है। हाँ, ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, अब वापस आ रहे हैं। तो अब बी लिम्फोसाइट हो गए, टी लिम्फोसाइट हो गए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और इसके बाद हमने चालू कर दिया था वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। तो मैंने बताया था वैक्सीन 3 टाइप के हो सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन को होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन बोलते हैं, इसमें पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म को ही बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। हाँ, दो तरीके हो सकते हैं, वो हीट किल्ड भी हो सकता है, या लाइव एट्यूनेटेड हो सकता है, कमजोर, वीक, ठीक है, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा पर बॉडी को इम्यूनाइज कर देगा, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये सब इसी तरीके से बने हुए हैं, BCG, सब इसी तरीके के होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन है, ठीक है। आगे जाके थोड़ा एडवांस हुआ, ठीक है, लोगों ने कहा कि यार पूरे ऑर्गेनिज्म को डालने के रिस्क रहते हैं, ठीक है। एक काम करो, ऑर्गेनिज्म का वो कौन सा पार्ट है जो इम्यूनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सरफेस एंटीजन होते हैं।
तो सेकंड जनरेशन वैक्सीन आए जिसको हम सब यूनिट वैक्सीन बोलते हैं, जिनमें उन सरफेस एंटीजन को हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया पहला, या उनकी सब यूनिट यानी टॉक्स जो बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करते थे उनके टॉक्सिन्स को इनएक्टिव किया और टॉक्सॉइड बनाए, तो उनसे हमने बॉडी को इम्यूनाइज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो क्लियर है बिल्कुल। तो सेकंड जनरेशन वैक्सीन में दो आपको याद रखने हैं, एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने हुए एक टॉक्साइड, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ जो वैक्सीन है जो बहुत यूज हो रहा है आज की डेट में मार्केट में, वो है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसके अलावा डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, डीपीटी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, समझना मेरी बात। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है एक साथ। ठीक है, डिप्थीरिया के भी टॉक्साइड होते हैं, टेटनस के भी टॉक्सॉइड होते हैं, ठीक है, पर्ट्यूसिस के भी टॉक्सॉइड होते हैं, इनको मिक्स बाइल के अंदर लेकर के एक साथ इंजेक्ट किया जाता है, तीनों का वैक्सीनेशन है ये। ठीक है, इसको सब यूनिट वैक्सीन बोलते हैं। फिर आगे आगे साइंटिस्टों ने कहा कि क्या जरूरत है सब यूनिट को भी बनाओ फिर इंजेक्ट करो, सीधे सीधे उस सब यूनिट को बनाने वाले डीएनए को ही ना इंजेक्ट कर दो, इनको डीएनए वैक्सीन बोलते हैं, थर्ड जनरेशन वैक्सीन होते हैं। ठीक है, पर साइड इफेक्ट इनके बहुत ज्यादा है क्योंकि उस प्रोटीन की जरूरत नहीं है फिर भी बन रही है, रिजल्ट मतलब ये साइड इफेक्ट है इसके। तो इसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनी है। ठीक है, बट अभी एनसीईआरटी के बेस पे बोलोगे तो सेकंड जनरेशन तक ही जाओ। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में थर्ड जनरेशन को इसको एक्सप्लेन नहीं किया अभी। ठीक है, और सेकंड जनरेशन में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, उसमें होस्ट ईस्ट यूज करते हैं। कैसे बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में इसका पूरा मेथड बताऊंगा, वहां दे रखा है इसका। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, ठीक है। फिर हमने बात की थी एलर्जी। ठीक है, एलर्जी के केस में मैंने बताया था भाई जो एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस होते हैं उनको एलर्जिन बोलते हैं। एलर्जी आपके इम्यून सिस्टम का हाइपर एग्रेसिव हो जाना है। ठीक है, आप समझ रहे हो? हाँ, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई फॉरेन पार्टिकल के अकॉर्डिंग किसी की चीज के लिए, तो हाइपर एग्रेसिव के टाइम पर क्या बनती है, IgE एंटीबॉडी बनती है जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अक्सर कर एलर्जी सीवियर तब हो सकती है जब आपके मास्ट सेल नॉर्मल मास्ट सेल ना रह करके सेंसिटाइज हो जाएं, यानी उनके ऊपर कुछ ऐसे प्रोटीन आके लग जाएं जो IgE बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, पहले नहीं थे बाद में बन गए। इससे IgE प्रोटीन उनके ऊपर एंटीबॉडी उन पर बाइंड हो जाते हैं, अब वो मास्ट सेल नॉर्मल मास्ट सेल ना होकर के सेंसिटाइज मास्ट सेल हो गए। जब भी वो एलर्जिन आएगा IgE से बाइंड करेगा, तुरंत मास्ट सेल फट जाएंगे, वो हैंड ग्रेनेड बन चुके हैं और आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स आने चालू हो जाएंगे लाइक एस्थमा। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, इट इज अ डेंजरस कंडीशन। तो इसलिए एलर्जी मैंने कहा था जेनेटिकल भी होती है। ठीक है, जो जीन के ट्रांसफर होने की वजह से भी हो सकती है। यहां तक कोई डाउट था? फिर ऑटोइम्यून डिसीज मैंने बताए थे, दो कॉज हैं। एक तो उन्होंने बताया है कि ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर के सेल का कुछ ऐसा चेंज मॉडिफाई हो जाना जिसकी वजह से अपना ही इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट काम करना चालू होता कर देता है। दूसरा एक अननोन है, ठीक है, अभी बहुत उसको क्लैरिफाई नहीं है। ठीक है, तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस का एक एग्जांपल दे रखा है। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में सारी बातें करा दी थी, आज मैं कराने वाला हूं। ठीक है, आगे देख लो, इम्यून सिस्टम इन बॉडी एंड कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमंस। ठीक है, ये आज का टॉपिक रहेगा जिसमें आज लिखने का कम है, याद करने का ज्यादा है, डेटाबेस है क्योंकि डिसीज है सारी। ठीक है, मतलब बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, समझ रहे हो ना, हेलमिंथिक डिसीज, फंगल डिसीज, प्रोटोजोन डिसीज, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बहुत सारी डिसीजेज हैं जिसमें प्रोटोजोन डिसीज तो आज नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसमें दो डिसीज हैं बहुत बड़ी हैं, जैसे मलेरिया की पूरी लाइफ साइकिल आ जाएगी। ठीक है, और एंटामीबा हिस्टोलिटिका की पूरी लाइफ साइकिल आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये भी तो बचा है मलेरिया और एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो यानी ट्यूसडे को मैं मलेरिया और एंटामीबा हिस्टोलिटिका करा रहा हूँ। ठीक है, अभी 3 लेक्चर लगेंगे इसका मतलब। ठीक है, हाँ, मलेरिया और एंटामीबा हिस्टोलिटिका की पूरी लाइफ साइकिल चलेगी ट्यूसडे को। ठीक है, और फिर मेरा जो टर्न आएगा उसमें कैंसर होगा, HIV होगा और तीसरा ड्रग्स होगा, यानी ट्यूसडे के बाद 3 लेक्चर लगेंगे। आज चौथा है, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां सॉरी, 5 तो ये हो गए ट्यूसडे तक, 4 और लगेंगे, नहीं 3 और लगेंगे उसके बाद। ठीक है, ओके, तो 8 लेक्चर में खत्म करा दूंगा, 10 का था, बस 8 में करा दूंगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि प्रोटोजोआ के अंदर दो तो बहुत बड़ी साइकिल है। ठीक है, तो ट्यूसडे को मैं ये दो कराऊंगा, तब मैं नेक्स्ट टर्न जो मेरा होगा उसमें मैं कराऊंगा कैंसर मंडे, और मतलब खतरनाक होगा, मंडे कैंसर होगा, ट्यूसडे ठीक है HIV होगा, अगेन खतरनाक है। ठीक है, और वेटनसडे ड्रग्स होगा, अगेन खतरनाक है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये तीनों टॉपिक खतरनाक है, मंडे ट्यूसडे एंड वेटनसडे, ये 3 दिन
मैं आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर हो सकता है तरुण सर एक दो क्लास ले लें उससे, ठीक है। ओके, हाँ, टेंशन की जरूरत नहीं है, मेरी बायोटेक रेवोल्यूशन बचेगा, जो मैं एकदम बिंदास तरीके से कराऊंगा, और बायोटेक ऐसे कराऊंगा कि आप फील कर जाओ कि आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो। मतलब आपको अगर सारी चीजें दे दी जाए तो आप फटाफट फटाफट रिकॉम्बिनेंट बना सकते हो, ट्रांसफॉर्मेंट बना सकते हो, ठीक है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हो, इतना फील मैं करा दूंगा, गारंटी है, ठीक है। ओके, चलो, अब इम्यून सिस्टम इन बॉडी, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इम्यून सिस्टम इन बॉडी। यहां तक कोई डाउट है बेटा, जो मैंने वही बातें बताई हैं आपको रिवीजन वाली? क्लियर है ना एकदम? ओके सर, यस सर। अरे तुम टेंशन क्यों करते हो? अगर बायोमोलिक्यूल एमडी सर से और आईओसी वीटी सर से करनी है तो आप कर सकते हो ना, कर सकते हो। उसी का सरप्राइज आज शाम को 7 बजे है, ठीक है। हाँ, समझ गए ना? हाँ, शाम को 7 बजे आओ, मिलते हैं, ठीक है। उसमें सरप्राइज देते हैं आपको ये वाला, ठीक है। आप टेंशन देखो, आप जो चाहोगे वो चीजें हो जाएंगी, ऐसे नहीं होंगी तो ऐसे हो जाएंगी, ऐसे कान पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, हो जाएंगी, ये गारंटी है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो इस चीज के लिए, तो ठीक है। नहीं बेटा, 24 ने तो मुझे मतलब बहुत, मतलब मेंटली मैं तुमसे नहीं शेयर कर पाऊंगा ज्यादा, पर मैं मेंटली बहुत चेंज हो गया हूँ, बहुत चेंज हो गया हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीजें समझ गया हूँ कि एक्चुअल में है क्या, करना क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। कुछ चीजें शेयर नहीं कर सकते, बट हाँ, नो डाउट 24 ने मुझे मतलब बहुत, मतलब चीजें हैं, नहीं डिस्कस कर सकते, ठीक है। यहाँ तो इम्यून सिस्टम इन बॉडी, कॉमन डिसीज इन दिस, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ इम्यून सिस्टम इन बॉडी, ठीक है। इसमें बस ये समझना है आपको कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, ठीक है, हमें प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? पर इसके अलावा भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर या बहुत सारी जगह ये, ठीक है। द इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब कई चीजों के मिलने से बनता है, जो मैं पूरा समझाने वाला हूँ तरीके से। इसमें लिम्फाइड ऑर्गन्स होते हैं जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें लिम्फाइड टिश्यू भी होते हैं, इसमें लिम्फ सेल्स भी होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं, लाइक एंटीबॉडी। एंटीबॉडी सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, इनसॉल्युबल फॉर्म में नहीं होते, वाई शेप दिखते हैं ना, पर ऐसे होते नहीं है, सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे मिलकर के आपका लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा लिम्फॉइड ऑर्गन की। लिम्फॉइड ऑर्गन यही मेन है। अगर मैं टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करूं, दीज आर टू टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, क्या अंतर होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंदर? प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर क्या होता है, समझो। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी वो होते हैं जहां पर प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब डिवीजन, मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन, मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन किसका? ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन मतलब डिवीजन, मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन जहां होता है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ध्यान रखना,
ठीक है, जबकि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कहाँ होंगे? जहां पर इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी का जहां पर इंटरेक्शन होता है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। और जहां पर लिम्फोसाइट बनते हैं, उनका मैच्योरेशन होता है, उनका डिवीजन होता है, उनमें डिफरेंशिएशन होता है, वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। अब आ जाओ, यहां पर एग्जांपल दो ही आते हैं, एक तो बोन मैरो और दूसरा आता है थाइमस। थाइमस जिसमें बोन मैरो में ऑल लिम्फोसाइड प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ ऑल लिम्फोसाइट, प्रोलिफरेशन ऑफ ऑल लिम्फोसाइट्स। सारी लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन बोन मैरो में होता है, फॉर्मेशन डिवीजन, समझ रहे हो ना मेरी बात। पर थाइमस की अगर मैं बात करूं ना, तो यहां पर मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन, मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन मैचुरेशन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अगर टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन की बात करता हूं, ठीक है, देखो बनते तो सारे लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही है, चाहे बी हो या टी हो, सारे बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। पर टी लिम्फोसाइट समझना, टी जैसे थाइमस ने ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट बोला है। ट्रेनिंग स्कूल इसलिए बोला है, भाई जन्म तो सबका बोन मैरो में ही होता है, पर जो थाइमस में टी लिम्फोसाइट आते हैं वो इमेच्योर होते हैं, फिर यहाँ पर उनका मैच्योरेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब है वो डिवाइड होते हैं, हेल्पर टी सेल, किलर्स टी सेल, सप्रेसर और मेमोरी के अंदर डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये थाइमस में होता है ओनली टी लिम्फोसाइट का, इसलिए टी लिम्फोसाइट को ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, सॉरी थाइमस को ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी बोल सकते हो। समझ में आया? हाँ। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? ओसी सुधांशु सर से पढ़ना है सर प्लीज, ठीक है। देखो यार सब जगह सब चीजें पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम कुछ ऐसा लेकर के आ रहे हैं जिसके अंदर सुधांशु सर से भी आप दोनों चीज पढ़ सकते हो, वीटी सर से भी दोनों चीज पढ़ सकते हो, ठीक है। जिससे जो टॉपिक करना है वो आप कवर कर सकते हो, दोनों ही टीचर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो शाम को 7 बजे आपको आना है, तो ये कुछ चीजें आप थोड़ा क्लेरिफाई कर पाओगे वहां पर, ओके, ठीक है। वापस आ जाओ, एक चीज समझ में आई ना। अब बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की अगर मैं बात करूंगा, तो इसमें क्या आते हैं, जहां पर इंटरेक्शन होता है एंटीजन एंटीबॉडी का। तो मेन क्या है, स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन को आप जानते हो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, यहाँ रेड पल्प और व्हाइट पल्प होती है, और ग्रेवियार्ट ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने ब्लड में पढ़ाया था आपको। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्प्लीन के अलावा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, स्प्लीन हो गया, और लिम्फ नोड हो गए, लिम्फ नोड। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, लिम्फ नोड हो गए, स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल्स हो गए, पेयर्स पैचेस आएंगे, पेयर्स पैचेस हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, माल्ट हो गए, MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, समझना मेरी बात।
ठीक है, तो स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गए, पियर्स पैचेस हो गए, माल्ट हो गया, ठीक है, टॉन्सिल्स हो गए, और क्या आएगा, स्प्लीन आ गया, लिम्फ नोड आ गए, लिम्फ ग्लैंड्स आ गए, लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्लैंड में स्प्लीन ही आ गया, लिम्फ ग्लैंड्स हो गया, लिम्फ नोड हो गए, पेयर्स पैचेस हो गए, माल्ट हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, एटसेट्रा कर देता हूं मैं, जो जो याद आते आ रहे हैं वो लिखते जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, इनके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है, यहां पर फॉर्मेशन, प्रोलिफरेशन, मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन नहीं होता, ओनली इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, क्लियर है बिल्कुल, हाँ, ओनली इंटरेक्शन होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। जैसे मैं यहां दिखाऊं, थाइमस, अच्छा थाइमस दिखा रखा है, तीन चीजें दिखा रखी है इन्होंने, लिम्फ नोड दिखा रखे हैं यहाँ पर, थाइमस दिखा रखी है, और लिम्फ वेसल्स दिखा रखे हैं, ठीक है। अगर लिम्फ नोड की बात करता हूं, लिम्फ नोड, जैसे कोई लिम्फ वेसल्स है, ये डिवाइड करती है, ऐसी गांठें बन जाती हैं, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऐसा नजर आता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, रेटिक्यूलोसाइट्स होते हैं, रेटिक्यूलोसाइट्स है। जब लिम्फ फ्लो करता है ना, तो यही रेटिकुलोसाइट सेल्स जाल बना रहे हैं, रेटिकुलो का मतलब है जाल बनाने वाले, मैक्रोफेज होते हैं, ये पैथोजन को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेते हैं, यहाँ पर आगे जाने नहीं देते, ठीक है। ये लिम्फ नोड, ठीक है, ये रेटिकुलोसाइट्स हैं इसके अंदर, मैक्रोफेज होते हैं, ये लिम्फ वेसल्स हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है, लिम्फ ग्लैंड होते हैं, स्प्लीन जैसे मैंने बताया, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा माल्ट, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, म्यूकोस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक, जेनाइटल ट्रैक, यूरिन और जेनाइटल ट्रैक, ठीक है। ठीक है, एक्चुअल में
जैसे मानो आपके बॉर्डर है, ठीक है, तो बॉर्डर पर देखो, बॉर्डर पर मिलने वाले फौजी अलग होते हैं, ठीक है, बीएसएफ के जवान होते हैं, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, तो ये अलग ही होते हैं, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फौजी कहाँ पाए जाते हैं, आप बोलोगे बीएसएफ, ठीक है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, समझना मेरी बात, इसके जवान सबसे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहीं से कह सकते हो कि दुश्मन के एंटर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपका बॉर्डर क्या हो गया? आपका बॉर्डर हो गया आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, आपका बॉर्डर हो गया आपका गट, आपका बॉर्डर हो गया यूरिनो जेनाइटल ट्रैक, यहां से एंटर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है पैथोजन की। तो यहाँ पर लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ऐसे लेयर्स होती हैं। तो यहाँ मेनली जो मेन लेयर है म्यूकोसा, पहली लेयर जहां म्यूकस होता है, क्योंकि सब ट्रैक में म्यूकस है। तो इन्हीं म्यूकोसा में मिलने वाले लिम्फोसाइट होते हैं, ये मेन प्रोटेक्टिंग होते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसा में मिलने वाले लिम्फोइड टिश्यू, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50% होते हैं, 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू, टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50% अकेले माल्ट होते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये ध्यान रखना है, ठीक है। थाइमस की पोजीशन में लिखा चुका हूं, पोजीशन ऑफ थाइमस, पोजीशन थाइमस ग्लैंड में लिखाई थी मैंने, ठीक है। आप बोलोगे कहा होती है? बिहाइंड ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम, एक ही बात होती है, ठीक है, बिहाइंड ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम, बिहाइंड ब्रेस्ट बोन, जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, और इन फ्रंट ऑफ हार्ट या वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, ये यहां नहीं दे रखा, ठीक है, ये दे रखा है कहां पर? थाइमस ग्लैंड पढ़ाई थी, तो एओर्टा के आगे होते हैं, और बिहाइंड स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन के बिहाइंड होते हैं, आप समझ रहे हो ना? यस या नो? हाँ, बिटवीन लंग्स, यस, एक ही बात है, वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा, बिहाइंड स्टर्नम, पर यहां क्या दे रखा है? बिहाइंड ब्रेस्ट बोन। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, ये हो गया आपका लिम्फेटिक सिस्टम, इतना ही दे रखा है, इसी से सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब स्टार्ट होती है कहानी डिसीज की। तो अब बताओ, इम्यूनिटी तक कोई डाउट है किसी को? फिर मैं डिसीज पर आता हूं। इम्यूनिटी तक कोई डाउट है? हाँ, बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम, वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, ये लिखा चुका हूं मैं, ठीक है। अच्छा, टॉन्सिल्स एग्जैक्टली क्या होता है बताता हूं बेटा। अच्छा, स्लाइड लिखनी है, ओके, लिख लो। हम्म। जो बच्चे स्लाइड लिख रहे हैं लिखने दो, तब तक मैं बताता हूँ टॉन्सिल्स क्या होता है। समझो, पेयर्स पैचेस क्या होते हैं। एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ाया ना मैंने आपको, पहले वो पढ़ाता था, उसमें सब कराता था मैं। ये आपका बॉर्डर है, पूरी एलिमेंट्री केनाल यहां से नीचे तक। तो बॉर्डर की स्टार्टिंग कहां से होती है? फेरिंग से, समझना। तो यहां पर बहुत सारे लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, बड़े बड़े लिम्फोइड टिश्यू, लेफ्ट पर और राइट पर फेरेंजियल होते हैं, ठीक है, आगे टंग की साइड में होते हैं, समझना मेरी बात, लेफ्ट एंड राइट साइड में होते हैं, एक पूरी रिंग फॉर्म में होते हैं लिम्फोइड टिश्यू। इट इज अ लिम्फोइड टिश्यू, काफी बड़े होते हैं लिम्फोइड टिश्यू, इनको बोलते हैं टॉन्सिल्स, ठीक है। अगर कोई पैथोजन एंटर करता है तो सबसे पहले उसका अटैक सामना इन टॉन्सिल से होता है, जिसमें तो कहते हैं जब इन्फेक्शन होता है तो टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, ये फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है इनके अंदर, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं पैथोजन, ठीक है। फिर नीचे जाओ, फिर नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ ऐसे ही लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, ठीक है, समझना, उनको बोलते हैं पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस, ये स्पेशल बटालियन है, ठीक है। और नॉर्मल लिम्फोइड टिश्यू को माल्ट बोलते हैं, जो और इनको छोड़ के सब जगह मिल रहे हैं, ठीक है। तो स्पेशली, ठीक है, इलियम वाले पार्ट के अंदर आपको पेयर्स पैचेस मिलते हैं, और फेरिंग्स वाले पार्ट में आपको टॉन्सिल्स मिलते हैं। इसको छोड़ करके रिमेनिंग ऑल आर, इनको हम ओनली माल्ट बोलते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। एक तरीके से लिम्फोइड टिश्यू है, एक तरीके से ये मतलब WBC है, जो एक तरीके से आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जो पैथोजन वगैरह से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। समझ में आया नहीं आया? अगली स्लाइड आ जाओ, इसको भी नोट कर लो।
पेयर्स पैचेस, यस, पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस जो बताया मैंने, हाँ, वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स भी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स भी आएगा। एनसीईआरटी में देखा था मैंने, एटसेट्रा लिख दिया था, लिख देते हैं लाओस को भी, ठीक है, एंड वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स भी ऐड कर लो, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये भी लिम्फोइड टिश्यू ही है। सीकम का छोटा सा पार्ट लटक रहा है, इसमें लिम्फ भरा हुआ है, इट इज ऑल्सो लिम्फोइड टिश्यू, वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स। वेस्टिजियल है बट है तो सही, वेस्टिजियल है बट है, बिल्कुल सही, अपेंडेक्स। चलो इसको भी नोट कर लो। अब चालू करते हैं डिसीजेस क्या हैं, डिसीजेस से कहानी। हो गया, डन कर दो, डन, बस डन लिख दोगे समझ जाऊंगा। पेयर्स पैचेस इलियम के अराउंड होते हैं बेटा, इलियम के अराउंड, इलियम के अराउंड पेयर्स पैचेस होते हैं, बिल्कुल सही। डन 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 डन, बहुत बढ़िया, सुपर। अब आ जाओ भाई, हेल्थ है क्या, सबसे पहले हम हेल्थ की बात करेंगे। बेसिक बेसिक एनसीईआरटी का पहला पैरा बोल रहा है, व्हाट इज हेल्थ अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन। पढ़ोगे स्टार्टिंग में एमबीबीएस में हिप्पोक्रेट्स के बारे में, ठीक है, ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, और डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, ठीक है, और इंडियन आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, ठीक है। तुमने सुना होगा ना किसी वैद्य जी को कि भी हेल्थ क्या है, तो वैद्य जी एक ही बोलेंगे, वात कफ पित्त, बात, कफ और पित्त, ये तीन बॉडी ह्यूमर होते हैं, इनके अंदर जो बैलेंस अगर तुम बैठा पा रहे हो तो तुम हेल्दी हो, अगर एक का भी बैलेंस खराब है तो तुम हेल्दी नहीं हो। समझना मेरी बात। बात, बात मतलब वायु, वायु का मतलब है, आप समझ गए, आपकी एलिमेंट्री केनाल, अगर आपकी एलिमेंट्री केनाल के अंदर, ठीक है, बम पटाखे नहीं फूट रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, समझ रहे हो, तो बात बैलेंस है, ठीक है। अगर आप तुम दिन और रात बम पटाखे फोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं पेट साफ नहीं है, और अगर पेट साफ नहीं है तो समझ रहे हो खतरनाक गैसें बनती हैं, उतनी उसमें मीथेन भी होती है, समझ, थोड़ी बहुत, आग लगाओगे आग तो लग जाएगी, समझ रहे हो ना, हाँ, ठीक है। तो गैसें बनती हैं, डिफ्यूज होती हैं, उनका असर बॉडी के ऑर्गन पर होता है, आप अनकंफर्ट फील करते हो, ठीक है, और अनकंफर्ट होना ही तो, समझ रहे हो, डिस्कंफर्ट होना ही तो डिसीज है, समझ रहे हो, जिसको आप साइन और सिम्टम से पहचानते हो। तो डिसीज क्या है, अगर आप अनकंफर्ट हो रहे हो, आपको नॉर्मल फील नहीं हो रहा, चाहे कुछ सोचने से नॉर्मल फील नहीं हो रहा, कुछ खाने की वजह से नॉर्मल फील नहीं हो रहा, समझ रहे हो, कहीं जा रहे हो अच्छा फील नहीं हो रहा, तो एक्चुअल में आप सही नहीं हो, आपको बीमारी हो रही है, समझ रहे हो, इसलिए कंफर्ट रहना बहुत जरूरी है। डिस्कंफर्टनेस का सीधा असर आपके ऑर्गन पर पड़ता है, मतलब ब्रेन पर पड़ता है, ब्रेन से सीधा ऑर्गन पर पड़ता है, और आप धीरे धीरे बीमार होना चालू हो जाते हो, ठीक है। तभी तो कहते हैं खाना जब भी खाओ तो कंफर्ट जोन में पूरा ध्यान लगा के खाओ। जैसे आप खाना देख खा रहे हो और सामने एक हॉरर मूवी देख रहे हो, ठीक है, और अचानक से हॉरर मूवी देख खा रहे हो और हॉरर मूवी देख रहे हो, खा रहे हो हॉरर मूवी देख रहे हो, तो उस समय तुम्हारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर ऐसे निकल रहे होंगे डर वाले, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, वो बर्बाद होगा, और साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम, टॉक्सिसिटी, पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो खाते समय अगर आपका मेंटल स्टेटस नॉर्मल नहीं है, समझना मेरी बात, तो वो खाना खाना नहीं पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं खाना जब भी खाओ पूरा ध्यान खाने पर होना चाहिए, बिल्कुल डाइवर्ट मत करो, ठीक है, और खाने से हट के कुछ और पढ़ के खाना खा रहे हो, देख के खाना खा रहे हो, कुछ इधर उधर दिमाग में, तो वो डाइजेशन ही नहीं होगा। सारा खेल तो कॉन्सियसनेस का है ना, आप अनकॉन्सियस, कॉन्सियस होती हुई अनकॉन्सियस हो रहे हो, मेरी बात समझ गए ना, हाँ। तो आपको हेल्दी, आज मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स है, हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज, ऐसा नहीं कि डिसीज नहीं है तुम हेल्दी हो, अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा, हेल्थ क्या है समझाता हूं मैं, ठीक है। अभी तो एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूं, ठीक है। तो मैंने बताया बात कफ पित्त, बात मतलब वायु, आपकी गट परफेक्ट होनी चाहिए, और बुढ़ापा भी इसी की वजह से आता है और बीमारियां भी इसी की वजह से आती हैं, जिसकी गट परफेक्ट है उसको बुढ़ापा डिले होगा, वो जवान रहेगा, ठीक है। कफ क्या होता है, कफ समझ में आ गया, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक,
अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका परफेक्ट है तो कफिंग नहीं होगी, ठीक है। कफ यानी म्यूकस, हाइपर सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का होना भी जरूरी है, पर अगर म्यूकस ज्यादा हो रहा है तो ये पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक कर सकता है, निमोनिया क्रिएट करा सकता है, और निमोनिया की वजह से हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है, डेंजरस हो सकता है। तो कफ दूसरा आ गया। तीसरा हो गया पित्त, पित्त मतलब बाइल, समझ रहे हो, येलो बाइल जो आपके लिवर से निकलता है। तो अगर बाइल प्रॉपर निकल रहा है तो लिवर हेल्दी है, बाइल नहीं निकल रहा है या बाइल हाइपर ज्यादा बन रहा है, तो इस सब चीजें क्या बता रही हैं कि आप कहीं ना कहीं लिवर गड़बड़ है। तो अगर तीन चीजें आपकी मेंटेन है, बात कफ पित्त, अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेदा मेरी गड़बड़ है अभी, ठीक है, तो आप हेल्दी नहीं हो, ठीक है। अब हिपोक्रेट्स साहब, भाई साहब क्या कह रहे हैं, इंडियन आयुर्वेदा तो समझा दिया मैंने। हिपोक्रेट्स कह रहे हैं या एनसीईआरटी बोल रही है, इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर, इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर। आप समझना। इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर, आप समझ रहे हो, स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर, आप समझ रहे हो। अब ह्यूमर्स का मतलब क्या होता है, ह्यूमर्स का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड, आप समझना मेरी बात। ह्यूमर्स का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड, ठीक है। ह्यूमर्स को मैं लिख देता हूं, ह्यूमर्स का मतलब क्या है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी बताया था मैंने, हाँ बॉडी फ्लूइड। अब सर्टेन ह्यूमर में कौन कौन से ह्यूमर आ जाएंगे, सर्टेन ह्यूमर में कौन कौन से ह्यूमर आ जाएंगे, सर्टेन बॉडी ह्यूमर, जैसे ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल, जैसे येलो बाइल, जैसे कफ, जैसे ब्लड, ठीक है। ये सर्टेन बॉडी ह्यूमर है। ब्लैक बाइल का मतलब यहां कहना चाह रहे हैं ये हॉट पर्सनैलिटी यानी फीवर से, येलो बाइल यानी पित्त आप जानते ही हो, ठीक है, कफ आप जानते ही हो, ब्लड आप जानते ही हो, ठीक है। ये कुछ बॉडी ह्यूमर्स हैं, यानी ब्लड में, बॉडी में मिलने वाले फ्लूइड, इनका बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। ये हाइपर नहीं होना चाहिए, ये हाइपर हाइपो नहीं होना चाहिए, ये हाइपर हाइपो नहीं होना चाहिए, ब्लड का सारा इंटरनल सिस्टम मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा जो डेफिनेशन दी गई है वो है, ठीक है। देखिए डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है, डब्ल्यूएचओ बोलता है कि भाई आप फिजिकली हेल्थी के साथ साथ मेंटल और सोशली भी अगर वेल बींग हो तो ही आप हेल्दी हो, ये डब्ल्यूएचओ बोलता है, ठीक है। ठीक है, आप ये सब कुछ फिजिकली आप सही हो, ठीक है, पर अगर मेंटली सोशली सही नहीं हो तो भी आप हेल्दी नहीं हो, आप बीमार हो। कहते हैं ना वो साइको का पेशेंट है, हेल्दी तो बहुत तगड़ा है, ठीक है, पर साइको का पेशेंट है, समझ रहे हो, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो बीमार है, समझना मेरी बात। तो मेंटली और सोशली भी आपको हेल्दी होना चाहिए, समझ में आया नहीं आया, हाँ तभी सही मायने में आप हेल्दी हो। अगर किसी को ऑल ऑल टाइम कफ रहता है, नीलम मुझे ऑल टाइम कफ रहता है, तो सही नहीं है बेटा, ठीक है, आपको तुरंत कफ की जांच करानी चाहिए। कफ लंबे समय से बना बना हुआ है तो ये टीबी का भी कारण हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन में फैला हुआ है, ठीक है। बस उसको कफ मिल जाए, उसका सबसे बढ़िया मीडियम ग्रो करने का कफ है, और पर उसकी जो ग्रोथ आती है 1 महीने में आती है। अगर 1 महीने से ज्यादा कफ आपको हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए और अपने कफ की जांच करानी चाहिए, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है। कफ लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हल्दी का पानी पीते रहो जाड़ों के अंदर तो कफिंग में आपको आराम मिलेगा, ठीक है। हाँ हल्दी, जो लोग हल्दी पीने में कोई दिक्कत आती है तो शहद डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन गरम गरम चाय की तरह इसको पियो, ठीक है, काफी हेल्प मिलेगी कफ के अंदर, ठीक है। वैसे मैं आपसे बोल ही रहा हूँ, कफ अगर लंबे समय तक है तो प्लीज दिखाओ, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है। अब बेसिक बात करूंगा मैं आपके, बहुत बेसिक बात, ये एनसीईआरटी के लाइंस हैं जिनको मैं तोड़ दिया है। आवर हेल्थ कैन बी इफेक्टेड बाय, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी हेल्थ पर इफेक्ट डालती हैं।
आप जानते हो अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए तो आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। यस। कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है आपको तो भी आपकी हेल्थ बिगड़ी हुई है। इन्फेक्शन नहीं हुआ पर जेनेटिकली डिसऑर्डर है जो हेरिडिटी के थ्रू आपके अंदर आ गया, तो भी हेल्थ बिगड़ी हुई है। या आपकी लाइफस्टाइल बहुत गंदी है, समझ रहे हो, रात भर जगते हो, दिन भर सोते हो, ठीक है, प्रॉपर खाते नहीं हो, जंक फूड खाते हो, समोसे से काम चलाते हो, तो भाई कहाँ से आप हेल्दी रहोगे। इन सबसे सीधी आपकी इफेक्ट हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और आपको तभी ना आपका योगा करना, आपका एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जंक फूड से बचना, हेल्दी फूड खाना आपका जरूरी है। नेचुरल फूड आपकी डाइट में होने चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। यस, ठीक है। खाना अच्छा खाना चाहिए, साफ सुथरा हाइजेनिक आपकी डाइट में होना चाहिए, साफ नहाना चाहिए प्रॉपर आपको, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी का मैक्सिमम पार्ट पार्ट वाटर से मिलकर बनता है, 70% के आसपास, ठीक है। और कभी कभी उसमें इम्बेलेंस होता है तो आप अनकंफर्ट फील करते हो, नहाने से आप कंफर्ट फील करते हो। यस। तो कभी कभी आपको बॉडी को वाटर के कांटेक्ट में लाना चाहिए, यानी नहाना चाहिए, तो ये तत्व की कमी दूरी हो जाती है और आप अच्छा फील करते हो, ठीक है। कई बच्चे जाड़ों में नहाते ही नहीं होंगे, जरा बताओ कितने बच्चे नहीं नहाते। आज मैं नहा के आया हूँ भाई। ठीक है। हाँ, आज मैं नहा करके पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है तुम बिना नहाए हो। तुम बताओ ईमानदारी से कितने लोग नहीं नहाए, सही सही बोलना, देखो मैं देखूंगा तो हूं नहीं। नहीं नहाए वाले हाथ उठा दो बस, हाथ उठाओ, हैंड रेस करो जो नहीं नहाए हैं। अरे मी हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। ऐसे बच्चे जो नहीं नहाए हैं वो एक बार हैंड रेस करो, प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार हैंड रेस करो। जो बच्चे नहीं नहाए हैं एक बार हैंड रेस करो। जो बच्चे नहीं नहाए हैं प्लीज एक बार हैंड रेस करो, सच बोलना, झूठ बोलोगे सिलेक्शन नहीं होगा। भाई देखो देखो, इतने बच्चे हैं जो नहीं नहाए हैं, यानी सोचो। मैं कोटा में था तो एक बच्चे से मैंने पूछा, बहुत गंदा था, ठीक है, मैंने तू यार लगता है कि नहा के नहीं आता। तो मुस्कुराने लगा, बोला नहीं वो, मैंने सही सी बता तू नहा के नहीं आया। फिर मुस्कुराने लगा, सही सी बता नहा के आया नहीं आया, तो करा नहीं नहाया। क्यों नहीं नहाया। सर नहाने में टाइम बर्बाद होता है, मैं पढ़ता रहता हूँ। मैं कभी तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तू बता भाई, 5 मिनट भी नहीं लगते नहाने के अंदर, ठीक है, और तुझे लगता है 5 मिनट तेरे बर्बाद हो जाएंगे। उससे ज्यादा तू आलस में पड़ा रहेगा और तेरा पढ़ने का मन ही नहीं लगेगा। समझ में आया। हाँ, तो नहाना प्रॉपर चाहिए भाई, ठंडी हो या गर्मी रोज नहाओ, ठीक है। आपके पढ़ाई का स्टेमिना पहले से इंक्रीज होगा, गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। नहाना जरूरी है। समझ में आया। अब आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। क्लास के बाद प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, गर्म पानी से नहाओ, ठीक है। अब मैं चैट वापस प्राइवेट कर रहा हूँ, दिखा रहा था मैं सब बच्चों को कितने बच्चे नहीं नहाए। वापस आ जाओ। हाँ, चलो ठीक है, नहाना चाहिए भाई, नहाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल, तीन चीजें हैं जो आपकी हेल्थ पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं। एक तो इन्फेक्शन, ठीक है, दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर, और तीसरा लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी लाइफ स्टाइल ही आपके हेल्थ को आगे डिसाइड करती है। आप गंदा खाना खाते हो तो आगे जाकर के खतरनाक बीमारियों को घर बनने वाला है, समझ लो, ठीक है। और कैसे मेंटेन कर सकते हो, बैलेंस डाइट लो। बैलेंस डाइट का मतलब है सुबह उठ के ब्रेकफास्ट सबसे बेहतरीन लो, सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट लो, मतलब जो महंगी चीजें खाते हो आप, ठीक है, जो हैवी चीजें खाते हो आप, सुबह खाओ उठते ही ब्रेकफास्ट। मैं नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी बोल रही है। दूसरा एनसीईआरटी क्या बोल रही है, पर्सनल हाइजीन, साफ सुथरे रहो भाई, तभी आप हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। मैं नहीं बोल रहा, डब्ल्यूएचओ बोल रहा है, पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। आप कितने भी पढ़ाकू हो, 20 मिनट आपको योगा, एक्सरसाइज, टहलना, रस्सी कूदना, कुछ भी फिजिकल, ठीक है, पीटी कराते हैं स्कूल में, इसीलिए ये करना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट डिसीज एंड देयर इफेक्ट, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी डिसीज होती हैं, कैसे फैलती हैं, ठीक है। गंदा खाना खाने से कौन कौन सी फैल सकती हैं, ठीक है। अनहाइजेनिक वाटर इनटेक करने से क्या क्या डायरिया तक हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, पता होना चाहिए आपको। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, ठीक है, पता होना चाहिए कि भाई जो जो वैक्सीन अवेलेबल है कम से कम उतनी तो लगवा लो, ठीक है। जिससे कि वैसे तो देखो डिसीज के तमाम स्ट्रेन होते हैं, पर फिर भी जितने हद तक आप प्रोटेक्ट कर सकते हो बॉडी को, तो वैक्सीनेशन आपको कराना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को फेंकना नहीं चाहिए। अब तो खैर ठीक है,
मोदी जी ने काफी सुधारा है इसको, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को, ठीक है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, मच्छरों से बचो भाई, ठीक है। यस, सबसे मेन खतरनाक वेक्टर वही है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेस आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। यस, जहां खाना खा रहे हो, जहां से पानी पी रहे हो, वो जगह बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। कॉकरोच नहीं होने चाहिए, पानी कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इनको मेंटेन करके आप अपनी हेल्थ को भी सुधार सकते हो। आई या नहीं आई, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनें और एनसीईआरटी वाले ऐसे अप्लाइड चीजों को उठाते हैं। समझ में आया या नहीं आया? यहां तक कोई डाउट? क्लियर सर। बीएमएस नो डाउट क्लियर, एकदम बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब बहुत सिंपल सिंपल चीजों पर आ रहा हूं मैं समझना। अब ये एक मूवी देखी थी मैंने, मुझे नाम याद नहीं है मूवी का, ठीक है। बड़ा अच्छी मूवी थी, मैं समझाता हूँ। उस मूवी में क्या था, ट्रेलर था, पूरी मूवी नहीं देखी थी, ट्रेलर देखा था मैंने। साउथ की मूवी थी, हीरो भी साउथ का था वो, ठीक है। उसका नाम भी नहीं पता मुझे, ठीक है। हीरो जा रहा था, अब आप ही बता दोगे मुझे, आपको शायद आपको पता होगा। हीरो जा रहा था और रास्ते में गांव था, गांव में सड़क के किनारे हीरो जा रहा था, ठीक है। पैदल पैदल धीरे धीरे, जो भी है, ठीक है। अब क्या हुआ, अचानक से, या हीरो की गाड़ी खराब हो गई थी, वो सड़क के किनारे कुछ सही कर रहा था। कुछ विलन थे, गुंडे गांव के, ठीक है। बहुत सारी गाड़ियां आई और उसके में कीचड़ थी, वहां से निकले, तो कीचड़ निकल के उसके मुंह पर गिरी, हीरो के। अब वो बड़ा एकदम, अरे यार ये क्या हुआ, पता लगाओ ये कौन है, ठीक है। आई एम डिस्कम्फर्ट। यानी जब भी वो डिस्कम्फर्ट फील करता था, समझ लो उन्होंने कहा, अगर मैं डिस्कम्फर्ट फील ज्यादा देर तक करूंगा तो बीमार हो जाऊंगा, मुझे तुरंत सॉल्यूशन चाहिए, मुझे अब मैं ये कीचड़ मेरे ऊपर गिराया है, जब तक इनको मैं ढंग से तोड़ नहीं लेता मैं, ठीक है, तब तक मैं कंफर्ट नहीं होऊंगा, और मैं कंफर्ट नहीं हुआ तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। यही तो डेफिनेशन कह रही है। डिसीज होती क्या है, जब आप अपने कंफर्ट जोन से डिस्कंफर्ट जोन में जाते हो, समझना मेरी बात, तो आप बीमार होना चालू हो जाते हो। आपको दिखता नहीं है, बीमारी एक दिन में नहीं आती, बीमारी धीरे धीरे आती है। समझ में आया? जैसे आप कहीं जाना चाह रहे थे, वहां नहीं गए, आप घर पे ही छोड़ दिए गए, ठीक है, तू पढ़ना है, तुझे घर पे रहना है, आप कुड़ोगे अंदर ही अंदर, टेंशन लोगे, मैं गया क्यों नहीं, मैं गया क्यों नहीं। समझना मेरी बात? तो उतने टाइम तक आपके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट होंगे, जो एक्चुअल में आपकी हेल्थ को खराब करेंगे। समझना मेरी बात? तो एक्चुअल में अगर आप डिस्कंफर्ट जोन में जा रहे हो, फिर क्या हुआ, हाँ, उस मूवी में फिर उसने क्या किया हीरो ने, ठीक है, कौन सी मूवी है तुम बता रहे हो क्या? हाँ, फिर उसने क्या किया, उसने कहा, दोस्त से कहा कि कहाँ है, पता लगाओ कौन है क्या है, तो पता लगा उस गांव में गए हैं सारे सारे ये जितने भी गुंडे थे। तो ये पहुंच जाते हैं वहां पर, और उठा करके फिर धुलाई करते हैं, वो सबकी धुलाई करता है बहुत अच्छे से। कहता है, मैं कंफर्ट जोन में नहीं था, तूने मुझे डिस्कंफर्ट किया इसलिए तुझे धोने के लिए आया हूं मैं। याद आया कौन सी मूवी है, मुझे नहीं पता। समझ गए ना? हाँ। तो एक बात है कि वो डिसीज होती क्या, एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट, एनी चेंज, आपकी नॉर्मल स्टेट से कोई भी चेंज हो रहा है, आप डिस्कंफर्ट जोन में जा रहे हो, आप कंफर्ट नहीं हो, आप अच्छा फील नहीं कर रहे, मतलब आप बीमार पड़ रहे हो। एकदम नहीं दिखता, धीरे 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 इसके सिम्टम आने चालू होते हैं, एंड इफेक्ट, और इसका इफेक्ट आएगा, जैसे आप अनकंफर्ट फील करोगे ना, सीधा आपका वर्किंग ऑफ ऑर्गन पर इसका इफेक्ट आएगा, सीधा इफेक्ट आता है। आपको खाना परोसा जाए और ऊपर चिल्लाया जाए, ठीक है, ये, तो आप खाना, आप क्या खाओगे, आप बताओ? आप अनकंफर्ट हो गए, अब वो खाना आपके लिए पॉइजन बन गया, आप पॉइजन खा रहे हो एक्चुअल में, और सीधा आपके ऑर्गन को डैमेज करेगा, सीधा डैमेज करेगा। समझना मेरी बात, ठीक है। आप खाना खाने बैठे और मम्मा ने चिल्लाना चालू किया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तुझे ये करना चाहिए था, ठीक है, तो आप क्या करोगे, खाना खाना जरूरी है। समझ में मेरी आए तो, वो पॉइजन बन जाएगा। तो खाना जब भी खाओ, तो देखो तुम्हारा मेंटल स्टेटस नॉर्मल है या नहीं। अगर आप मेंटल स्टेटस आपका नॉर्मल नहीं है, तो खाना मत खाओ, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उस समय खाना वो आपका खाना नहीं है, वो आपका टॉक्सिक पॉइजन कहलाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, नहीं समझ पा रहे? हाँ, तुम जिसकी भी मूवी थी तुम बता रहे हो, तुम बता तो सही रहे हो, क्या नाम है इसका?
विजय, हाँ जो भी है, वो साउथ का हीरो था, कोई मुझे तो नहीं पड़ा पता क्या है। जो भी है यार, ठीक है, रवि तेजा बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है, अब जो भी है, ठीक है, पुष्पा तो नहीं है भाई, रवि तेजा हीरो बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है, शायद वही होगा, ठीक है, मैं देखूंगा एक, मतलब था ही, ठीक है, समझ में आया ना, ये जो मैं समझा रहा हूँ वो आप बहुत जरूरी बात है समझना, ठीक है। अब इस जो भी ऑर्गन पर इफेक्ट पड़ रहा है, जो भी आप बीमार पड़ रहे हो, उसका पता कैसे लगाओगे आप बीमार पड़ रहे हो? तो साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को तुम बताते हो कि जैसे अभी मेरा क्या हुआ, जैसे ये हटा हाथ का, तो मेरे शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है, ठीक है, बहुत पेन, लेटते ही मतलब भयंकर दर्द। तो मैंने डॉक्टर को बताया भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने क्या हो क्या रहा है बताइए, तो मैंने साइन सिम्टम बताए। मैंने कहा मैं लेटता हूं तो मेरे पूरा शोल्डर बहुत पेन करता है। तब उनको बताया कि आपका कई मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया, आपका हाथ एक ही पोस्चर में था, तो पूरी बॉडी का वेट आपका शोल्डर पर पड़ा है, तो एक पर्टिकुलर एंगल पर कुछ मसल्स पर ज्यादा लोड पड़ा है, कुछ मसल्स पर लोड नहीं आया, तो इसलिए ये टाइम लगेगा थोड़ा सा इसको, तो इसी की वजह से आप टेंशन मत लो, समझना साइन और सिम्टम। आप जैसे नॉर्मल केस में तुम्हारा जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो कई मरीज तुम्हारे पास ऐसे आएंगे, तुम्हें समझना होगा, ठीक है, तुम्हें समझना होगा वो चाह क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्र के मरीज आएंगे, ठीक है, तुमसे कहो, तुम्हारे सामने बैठेंगे कि डॉक्टर साहब दर्द है रहा है, तो आप लोग के भाई कहाँ हो रहा है दर्द? डॉक्टर साहब पता नहीं कहाँ है रो है, दर्द दर्द है रो है, कभी यहाँ दर्द है तो है, कभी यहाँ दर्द है तो है, कभी यहाँ दर्द है तो है, तो ऐसे बोलेंगे आपसे, ठीक है, बिल्कुल ठेठ भाषा में। तो भाई आप अच्छे डॉक्टर तभी हो जब आप उसको समझ लो कि वो दिक्कत क्या है उसको, समझना। वो अपने साइन और सिम्टम बता रहा है क्योंकि डिस्कम्फर्ट है, अब साइन और सिम्टम से आप डिसीज का पता लगाओगे, अच्छा ये दर्द डिफ्यूज हो रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, मतलब कि भाई ये बता तेरा मोशन साफ होता है नहीं होता? ना डॉक्टर साहब साफ ना होता। तो ये कॉन्स्टिपेशन का शिकार है भाई तू, ठीक है, पेट तेरा सही करेंगे तो तेरी गैस पास होगी, गैस पास होगी तो ये तेरा दर्द है ना बंद हो जाएगा, ठीक है। तब वो कहेगा अच्छा तुम डॉक्टर साहब सही हो, नहीं समझ में आया? तो तुम्हें जब डॉक्टर बनना होगा तुम्हें चीज समझनी होगी, लोगों को साइकोलॉजिकल समझना भी आना चाहिए, ठीक है। अब तुम डॉक्टर तो बन गए, हाई भाई साइकोलॉजिकल समझना आता नहीं है तुम्हें, ठीक है, तुम क्या ट्रीटमेंट करोगे, समझ में आई या नहीं आई? हाँ, तो ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि जब पेशेंट तुम्हारे सामने आए, आधा पेशेंट तुम्हें देखते ही सही हो जाए, समझ में आया? हाँ, ठीक है, कि बस डॉक्टर साहब से मिल लो, डॉक्टर साहब बस देख लेंगे, दूर से ही पहचान देंगे। पहले के वैद्य ऐसे ही थे, पहले के वैद्य आपके चाल से पहचान लेते थे कि तुम चल के आ रहे हो ना, कि तुम्हें क्या बीमारी है, तुम्हारी नब्ज पकड़ के बता देते तुम्हें इंटरनल क्या दिक्कत हो सकती है, कुछ कोई टेस्ट नहीं कराना। पर आज के डॉक्टर गधे हैं, मतलब बेवकूफ हैं, मैं क्या बताऊं इनको, ठीक है, यानी इनको कुछ आता ही नहीं है, समझो एक तरीके से बिल्कुल गधे हो चुके हैं। अब क्या करें, इंसान के पास मजबूरी है, पता ही नहीं अच्छा कौन है बुरा कौन है, इन गधों के पास चला जाता है। आप एक बीमारी बताओगे 10 तो टेस्ट लिखेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि कमीशन आना है वहां से। तो एक्चुअल में मेडिकल साइंस बर्बाद होती जा रही है, पैसों के लालच में लोग खत्म होते जा रहे हैं, चीजें बर्बाद करते जा रहे हैं, ठीक है। तो 50 टेस्ट लिखेंगे, 10 टेस्ट लिखेंगे, ठीक है, उन टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर वो अनुमान लगाएंगे क्या हो सकता है, ठीक है, फिर उसके हिसाब से दवा लिखेंगे, जितनी 10 चीजें बताए 10 दवाएं लिखेंगे। अच्छा डॉक्टर ये होना चाहिए कि वो पहले ही पता लगा ले कि दिक्कत क्या है और सबका कंक्लूजन करके कम से कम मेडिसिन लिखे, क्योंकि मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, चाहे कोई भी मेडिसिन हो। अगर आप नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा के अलावा कहीं मूव कर रहे हो तो उसके साइड इफेक्ट होंगे। होम्योपैथी के भी अब कुछ कॉम्बिनेशन हो गए साइड इफेक्ट वाली, तो होम्योपैथी के भी साइड इफेक्ट नहीं थे। पर एक ही जो है, ध्यान रखना, एलोपैथी के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। एलोपैथी के मतलब है आप टॉक्सिन्स खा रहे हो यार, ठीक है, आपके उस डिसीज कॉजिंग एजेंट को मारने के लिए जहर खा रहे हो, जहर खिला रहे हो आप उनको मारने के लिए, जहर का असर आपके ऊपर भी होगा, इसलिए कहते हैं ड्रग्स ज्यादा खाना भी खतरनाक होता है, ठीक है। तो साइन और सिम्टम से आप उस अनकंफर्टनेस को बताते हो, ठीक है, जिस अनकंफर्टनेस की वजह से आपके ऑर्गन की वर्किंग पर सीधा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं स्ट्रेस फ्री रहना जरूरी है। आप स्ट्रेस में रहोगे आपके ऑर्गन खराब होंगे जल्दी, बहुत जल्दी, ठीक है। कैंसर होने का एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस भी है, ठीक है, क्योंकि जहां स्ट्रेस होता है वहां आपका इम्यूनिटी डाउन होती है, आपके ऑर्गन की वर्किंग पर सीधा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और सीधी सी बात है, कार्सिनोनिक सब्सटेंस तो आप खा ही रहे हो कैंसर प्रोड्यूसिंग, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब जगह खा ही रहे हो, ठीक है, सब्जियों में ये वो, ठीक है, इनडायरेक्टली खा रहे हो। गोभी की अगर बात करूं ना, आज की डेट में जो गोभी आती है फूल गोभी, उसमें कीड़ा नहीं होता,
कई बच्चे गांव को बिलोंग करते होंगे, उनको पता है, ठीक है, वो क्या हालत है इस समय। गोभी को उगाने के लिए जो क्यारियां ने कहते हैं, मेड़ कहते हैं उसको, उसमें पानी बहता है खेतों में लगाने के लिए, उनमें ड्रॉप ड्रॉप करके एक लिक्विड डाला जा रहा है, वो पॉइजन है। सोचो इतने बड़े खेत में कुछ ड्रॉप पॉइजन डाल रहे हैं, सोचो कितना मतलब खतरनाक पॉइजन होगा। उस पॉइजन की वजह से जो पानी लग रहा है, उस पानी गोभी में लग रहा है, उसमें कीड़े पैदा नहीं हो रहे, ठीक है। तो वो इतना डेंजरस पॉइजन है जिसकी वजह से गोभी देखने में तो सुंदर लग रही है, पर एक्चुअल में वो पॉइजन बन चुकी है, ठीक है। तो ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही जितनी भी मतलब मार्केट में वेजिटेबल्स आ रहे हैं उन पर पॉइजन डाला जा रहा है कीड़े को रोकने के लिए। कीड़े नहीं उग रहे हैं, सोचो वो आप खा रहे हो, कीड़े खा के मर रहे हैं, उसको आप खा रहे हो, तो क्या होगा बॉडी का। ये अब सच्चाई यही है, ठीक है। अब चाहे वेज हो या नॉन वेज, अगर नॉन वेज हो तो और खतरनाक चीज है। तुम लिख रहे हो नॉन वेज है सर हम तो, नॉन वेज के लिए क्या हो रहा है, जितना भी पॉल्यूटेंट है, लेड है, सब पानी में जा रहा है, नालियों में, नाली का पानी तालाबों में जा रहा है, तालाबों का पानी नदियों में जा रहा है, नदियों का पानी समुद्र में जा रहा है, ठीक है। आज की डेट के अंदर इतनी खतरनाक डिसीज हो रही है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो, सी फूड खा रहे हो, इतना पैसा है कि बहुत हाई जो मतलब डीप सी में मिलने वाली मछलियां हैं वो खा रहे हो तो ठीक है एक बार को, पर नदियों नाले और इनकी मछलियां खा रहे हो तो ऐसी डिसीज हो रही है जो सीधे न्यूरॉन को डैमेज कर रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात, यस, वो ब्रेन को डैमेज कर रही है, क्योंकि जितना भी पॉल्यूटेंट है, लेड जैसा खतरनाक सब्सटेंस, वो मछली भाई पानी से कहां जाएगा, मछलियों में तो जाएगा, और उनको आप खा जाओगे, सिंपल सी बात है। जितनी भी डिसीज होती हैं, जितने भी बैक्टीरिया वायरल, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस के एनिमल्स रिजर्वायर होते हैं, यानी उनको इफेक्ट नहीं आया होगा, उनके अंदर पड़ा हुआ है, पर अगर वो किसी ह्यूमन के कांटेक्ट में आया था, खा जाते हो उसको आप, तो आपको हो जाएगी बीमारी खतरनाक। तो स्थिति खराब है, तुम्हें लग रहा है ना, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। चलो सर क्या करें क्या खाएं, समझदारी से काम करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। टाइप्स ऑफ डिसीज, ठीक है। अब डिसीज यहां दो तरीके की पढ़ने वाले हो आप, कॉन्जेनाइटल एंड एक्वाइड। कॉन्जेनाइटल का मतलब है जो जन्मजात, आप जन्म से लेकर के आए हो, कॉन्जेनाइटल, एक जन्म लेने के बाद आप एक्वायर करते हो एटमॉस्फेयर से, ठीक है। कॉन्जेनाइटल जन्म से, कॉन्जेनाइटल जन्म से, एक्वाइड आने के बाद आप एक्वायर कर रहे हो, वो एक्वाइड है, ठीक है। तो दो टाइप की डिसीज है, टाइप्स ऑफ डिसीज, कॉन्जेनाइटल बाय बर्थ, एक्वायर आफ्टर बर्थ, सेम वही चीज। एक तो कॉन्जेनाइटल होगी बाय बर्थ, एक्वायर आफ्टर बर्थ, जेनेटिकल डिसीज कह सकते हो, या बाई बर्थ जो आप मतलब कह सकते हो, जो आपने मतलब जेनेटिकल डिसीज, ठीक है, ठीक है। जेनेटिकल डिसीज बाई बर्थ, ठीक है। एक्वायर आफ्टर बर्थ, एक्वायर आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद आप एक्वायर कर रहे हो। तो जेनेटिकल डिसीज तो हम जेनेटिक्स में पढ़ाते हैं सारे के सारे, ठीक है, जेनेटिक्स में पढ़ोगे, यहां आप एक्वायर्ड पढ़ोगे, ठीक है। एक्वायर को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, ये एनसीईआरटी में रखें, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। Acquired as two type, communicable and non-communicable. Communicable and non-communicable. कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल, नाम में छुपा हुआ है कम्युनिकेबल, जो कम्युनिटी से फैलती हैं, एक दूसरे से फैलती हैं, कम्युनिटी से फैलती हैं, वो सब कम्युनिकेबल है, आप समझ रहे हो, हाँ। और जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं, आप उनको इन्फेक्शियस डिसीज बोल सकते हो, समझना मेरी बात। जो कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे के अंदर फैल जाती हैं, एक दूसरे से फैलती हैं, कंटामिनेटेड वाटर से फैलती हैं, समझ रहे हो, एयर से ड्रॉपलेट से फैलती हैं, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड से फैलती हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन फैलती हैं, समझना मेरी बात, ठीक है। जो
पैथोजन के थ्रू स्प्रेड होती हैं ऑल आर कम्युनिकेबल, जो पैथोजन के थ्रू स्प्रेड होती हैं ऑल आर कम्युनिकेबल, आप समझना, इन सबको इन्फेक्शियस बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। तो कम्युनिकेबल के लिए टर्म यूज कर लो इन्फेक्शियस। इसको नॉन इन्फेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस। जितनी भी इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं स्प्रेड थ्रू पैथोजन। जो पैथोजन के थ्रू स्प्रेड होती हैं ऑल आर कम्युनिकेबल, ठीक है, ऑल आर कम्युनिकेबल। जैसे एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल दे रखा है, जैसे एक्वाइड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, और बच्चा इसको गलत करके आता है, क्योंकि टीवी में एक ऐड आता था, एड्स नहीं फैलता छूने से, एड्स नहीं फैलता साथ खाने से, एड्स नहीं फैलता साथ सोने से, एड्स नहीं फैलता हाथ मिलाने से, आप समझ रहे हो। तो बच्चों को लगता है अच्छा एड्स तो नॉन कम्युनिकेबल है, ये कम्युनिकेबल नहीं है, ठीक है, फटाक से लगाता नॉन कम्युनिकेबल, और यही पूछेगा। जबकि ये मैंने साफ साफ बोला कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, जो स्प्रेड थ्रू पैथोजेंस। अब पैथोजेंस की अगर मैं बात करूं, कौन से पैथोजेंस, पैथोजेंस, पैथोजन में सब आ गए, पैथोजेंस में बैक्टीरिया आ गए, वायरस आ गए, फंगस आ गए, हेलमिंथीज आ गए, एटसेट्रा, ये सब पैथोजन ही तो हैं, जो इन पैथोजेंस के थ्रू फैल रही हैं ऑल आर कम्युनिकेबल, ठीक है। जो पैथोजन के थ्रू नहीं फैलती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल है। जैसे अगर मैं नॉन कम्युनिकेबल की बात करता हूं, जो स्प्रेड, जिसमें स्प्रेडिंग नहीं होती, स्प्रेडिंग यहां दिखा ना, स्प्रेडिंग, यहां स्प्रेडिंग एब्सेंट है, स्प्रेडिंग नहीं होती, स्प्रेडिंग यहां पर एब्सेंट है, नहीं होती। जैसे, जैसे आपने सुना होगा डायबिटीज मलाइटस, क्या डायबिटीज मलाइटस स्प्रेड होती है, जरा बताओ आप ही। क्या कैंसर स्प्रेड होता है एक दूसरे से? क्या डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जैसे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में क्वाशरकोर आ गया, मेरस्मस आ गया, ठीक है, खाने की कमी से, प्रोटीन की कमी से, क्या ये स्प्रेड होती है एक दूसरे के अंदर, बताओ जरा आप बताओ। या ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, या स्प्रेड होते हैं एक दूसरे से, बताओ जरा। बताओ, डायबिटीज मलाइटस एक दूसरे से नहीं फैलती, कैंसर एक दूसरे से नहीं फैलता, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एक दूसरे से नहीं फैलते, ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज, एक आदमी शराब पी रहा है, क्या उसका असर दूसरे के लिवर पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक आदमी ड्रग्स ले रहा है, उसका असर दूसरे पे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। हाँ वो बात अलग है, ये लेते कम्युनिटी के अंदर ही है, मिल करके इकट्ठे बैठ करके, समझ रहे हो, पर ये कम्युनिकेबल नहीं है। समझ में आया नहीं आया? यस, हाँ ये कम्युनिकेबल नहीं है, ठीक है। कोई भी डिसीज जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी लिख दो, ठीक है, प्रोटोजोआ, ठीक है, हेलमिंथीज एटसेट्रा, इन सबसे हो रही है, ये सारी कम्युनिकेबल हैं, समझ रहे हो, फंगस कम्युनिकेबल हैं, बट वो कम्युनिकेबल नहीं है। तो एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आता है, एड्स पर क्वेश्चन आया हुआ है, और बच्चा गलत भी करके आ गया, बताओ, मुझे गुस्सा ही इतनी
नहीं यार, तब से फिर मैंने लिखाना चालू किया थोड़ा। ये सब चीजें बनी, नोट्स बने ही मेरे उसी से हैं कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस से कि बच्चों ने गलतियां कहाँ की, तब से फिर मैंने ये लिखाने चालू कर दिए कि कहीं पर भी ऐसा नजर आए आपको लग रहा है ये डिसीज कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल पूछ रहा है, तो देखो ये डिसीज क्या वायरस बैक्टीरिया फंगस इन सब से फैलती है, फैलती है तो कम्युनिकेबल है, कुछ मत सोचो आपको आता है नहीं आता, नहीं फैलती है तो अब देखो ये है, ये डायबिटीज मलाइटस कैंसर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ये सब चीजें नॉर्मल केस में, ये नॉर्मल केस में, ये बैक्टीरिया वायरस से नहीं फैलते नॉर्मल केस में, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? अब बताओ यहां तक कोई डाउट? अरे चिकन पॉक्स पॉक्स तो सब फैल रहे हैं ना, ये तो पैथोजन से स्प्रेड होने वाली डिसीज है। हाँ, अच्छा तू ये था सेल टू सेल कैसे होगा, सेल टू सेल ले जाने के लिए कोई ना कोई पैथोजन तो होगा ना, तभी तो, बिना पैथोजन के सेल से सेल में कैसे डिसीज चली जाएगी, बिना पैथोजन के कोई तो होगा जो एक सेल से दूसरी सेल में लेकर के जाएगा, तो पैथोजन इन्वॉल्व हो गए ना, डिसीज थोड़ी ना अपने आप कूद के चली जाएगी एक सेल से दूसरे सेल में, कोई ना कोई पैथोजन होगा। एड्स तो मैं पढ़ाऊंगा बेटा, अभी एड्स कहाँ पढ़ाया मैंने, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हाँ एलर्जी, एलर्जी भी कम्युनिकेबल नहीं है। अब देखो मैंने बहुत सारी डिसीज है, सब तो लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इतना याद रखो कि कोई भी डिसीज अगर बैक्टीरिया वायरस फंगस हेलमिंथेस एटसेट्रा यानी कोई पैथोजन के थ्रू फैल रही है तो वो कम्युनिकेबल है, और जिसमें कोई पैथोजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो नॉन कम्युनिकेबल है, सिंपल। ड्रग्स एल्कोहल अब्यूज में कोई पैथोजन आते हैं, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में कोई पैथोजन आते हैं, कैंसर में कोई पैथोजन आता है, डायबिटीज मेलाइटिस में कोई पैथोजन आता है, नहीं। कॉमन डिसीजन जो आज की डेट में देखने को मिल रही हैं। कैंसर बेटा डायरेक्ट एक दूसरे से नहीं फैलता, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, आप ही की सेल अगर अंदर से, समझ रहे हो ना, म्यूटेंट हो गई तो कैंसर होगा, एक दूसरे थोड़ी ना फैलता है कैंसर। कौन जेनेटल का कंसेप्ट अलग है, अभी कम्युनिकेबल कहां से आ गया, कौन जेनेटल तो वो अलग है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन। हाँ बेटा, डायबिटीज मलाइटस इंसिपिडस, अब हजार टाइप की डिसीज होती हैं, तुम पढ़ोगे अभी एमबीबीएस में, तो सब तो नहीं लिखेंगे, तो इसलिए ट्रिक लिख दी मैंने, मेरी कंसेप्ट में ट्रिक्स हैं समझदार बच्चे के लिए, कि भाई पैथोजन आ गए कम्युनिकेबल, पैथोजन नहीं है नॉन कम्युनिकेबल, काम खत्म। बी फार्मा में कॉलेज में पढ़ाए थे कैंसर इन्फेक्शियस है, गलत पढ़ाए थे, ठीक है, बी फार्मा के, यार क्या बताऊं तुम्हें, बड़ा मामला खराब है बेटा, सच कह रहा हूँ, लोग एक्चुअल में टीचर बच्चे ही नहीं है, बहुत बहुत। अब मैक्सिमम या तो एक्चुअल लोग क्या करते हैं, नकल करते हैं, कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता, सब नकल कर करके पढ़ा रहे हैं, देखते हैं भाई वो टीचर ठीक है, पहले ऑनलाइन नहीं होता था, तब तक तो पूछो ही मत क्या होता था, अब कम से कम लोगों को ये पता है कि फलाने फलाने टीचर ठीक, मतलब इनका नाम है, सही पढ़ा रहे होंगे, लाओ इनकी नकल कर लेते हैं डिट्टो, अगर फलाने टीचर ने भी गलती करी तो गलती पढ़ा रहे हैं वो, मतलब बहुत मामला खराब है यार। चलो यहां तक कोई डाउट? बी फार्मा छोड़ो, मैंने एमबीबीएस में अभी बहुत सारे बच्चों को कुछ गलत कंसेप्ट, समझ रहे हो ना, पढ़ते और पढ़ाते देखा है मैंने, मैं क्या बताऊं, बच्चों ने मुझे बताया, ठीक है, इसलिए मुझे समझ में आती है, मैंने क्या है यार, वो भी राजस्थान का केस है, राजस्थान के मेडिकल कॉलेज का। चलो ब्रेन में सुपर डुपर सेट हो गया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा डेटा आएगा, डेटा समझ रहे हो, याद करने वाली चीजें जो होमवर्क है कल के लिए, अब थोड़ा सा कमर कस लेना। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा एनसीईआरटी की, इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है मैंने, जो आपको इजीली याद हो जाए, जैसे बैक्टीरियल डिसीज मैं आपको बताऊंगा तीन चार, ठीक है, चार, चार वायरल डिसीज बताऊंगा मैं आपको, ऐसी कुछ मैं फंगल डिसीज बताऊंगा आपको, ठीक है, और कुछ मैं हेलमेंथिक डिसीज बताऊंगा, ये आपको याद रखना है, यानी अगली क्लास के अंदर मैं पूछ सकता हूं ये कभी, जैसे बैक्टीरियल डिसीज आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं, टाइफॉइड बैक्टीरियल डिसीज है, टाइफॉइड बड़ा कॉमन है, आप सब जानते होंगे, टाइफॉइड तो बड़ा फैला है, अभी भी फैल रहा है। निमोनिया बड़ा कॉमन डिसीज है, ठीक है, टाइफाइड और निमोनिया, पहले सुन लो, टाइफॉइड डिसीज जो होती है, टाइफॉइड, हमेशा हर डिसीज का क्या क्या याद रखना है,
डिसीज का कॉजिंग एजेंट क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, हेलमिंथीज है, प्रोटोजुआ है। कौन सा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, हेलमिंथीज है, प्रोटोजुआ है, ये याद रखना है। उसके स्पेसिफिक सिम्टम क्या है, स्पेसिफिक टेस्ट क्या है, कोई स्पेसिफिक चीज है उसका, उसके बारे में तो वो बातें। हाँ, रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? टाइफाइड का रूट ऑफ इन्फेक्शन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, उससे टाइफाइड फैलता है। ठीक है, तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है। अब सबसे पहले मैं क्या करा रहा हूं, बैक्टीरियल डिसीज करा रहा हूं, तो सोचना ही नहीं है। सबसे पहले सर बैक्टीरियल डिसीज करा रहे हैं, बैक्टीरियल डिसीज में पहला सर टाइफाइड करा रहे हैं। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से फैलता है, साल्मोनेला टाइफी। यस, टाइफाइड के केस में इंसान को लंबे समय तक फीवर रहता ही है, जाता ही नहीं है। 100, 101, 102, 100, 101, 102, 99 फीवर मेंटेन्ड है, फीवर कमी नहीं हो रहा। ठीक है, समझना मेरी बात, क्योंकि वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, आज के तुम होटल में खाते हो या कहाँ कहाँ खाते हो, ठीक है, तो कंटामिनेटेड खाना अगर आप पानी के गट में जाएगा तो ये बैक्टीरिया गट में पहुंच जाता है, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर ये अगर लंबे समय तक रह गया तो छेद भी कर देता है, इतना खतरनाक होता है। टाइफाइड बिगड़ गया तो आदमी की डेथ तक हो जाती है। ठीक है, यस, तो इससे क्या होता है, लंबे समय तक फीवर मेंटेन रहता है आपका। ठीक है, बहुत समय तक। ठीक है, इसमें कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होगा, ये ध्यान रखना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से इसका इंफेक्शन होगा। पहले तो ये आता है क्वेश्चन। दूसरा, फीवर इसका हाई फीवर मेंटेन रहता है। ठीक है, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक, समझ, 37 नॉर्मल होता है, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस फीवर मेंटेन ही रहता है, समझ रहे हो। इसमें अक्सर कर क्या होता है, इन सीवियर केस इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, छेद बन जा, परफोरेशन छेद बन जाते हैं, इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, एक कॉमन टेस्ट है विडाल टेस्ट, जब भी टाइफाइड का शक हो आप विडाल टेस्ट करा लो। ठीक है, नॉर्मल केस में क्या होता है, जब भी ये होगा आपको वीकनेस हो जाएगी, फीवर रहेगा, वीकनेस रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, स्टमक में दर्द रहेगा, हेडेक रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगी, एनसीईआरटी के सिम्टम दे रखे हैं, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो विडाल टेस्ट चेक करा करके आप टाइफाइड का कंफर्मेशन ले सकते हो, जो आज की डेट में बड़ा फैल रहा है, बड़ा फैल रहा है कॉमनली टाइफाइड। और एक नाम याद रखना, मैरी मेलन, एक लेडी थी मैरी मेलन, अपना रेस्टोरेंट चलाती थी, अपने रेस्टोरेंट चलाती थी, इसका निक नेम था टाइफाइड मैरी, कैरियर ऑफ टाइफाइड। ये टाइफाइड की कैरियर थी, इसने ना कितने सारे अपने कस्टमर को टाइफाइड फैलाया अपने खाने से। लोग खाना खाने आते थे, टाइफाइड गिफ्ट में लेकर के जाते थे, क्योंकि कैरियर थी टाइफाइड की। ठीक है, कंटामिनेटेड रहती थी, खुद बनाती थी तो कंटामिनेशन होता था पूरे सब जगह। समझ में आया ना? हाँ, तो टाइफाइड मैरी का नाम याद रखना, मैरी मेलन। ठीक है, चलो, तो टाइफाइड आपको ध्यान रखना है, कॉजिंग एजेंट क्या है, साल्मोनेला टाइफी। समझ में आ गया, साल्मोनेला टाइफी कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है, इसलिए गट में इंफेक्शन होता है, फीवर मेंटेन रहता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? विडाल टेस्ट से इसको हम चेक कर सकते हैं, कॉमन है, एक आम बच्चों को पता होता है ये चीज है। ठीक है, ये बड़ा कॉमन डिजीज है। निमोनिया बड़ा कॉमन है आज की डेट में, निमोनिया देखा होगा, बच्चों को निमोनिया हो जाता है। निमोनिया क्वेश्चन आता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर, अंदर एल्वुलाई के अंदर म्यूकस भर जाता है, इतना म्यूकस भर जाता है कि वेंटिलेशन नहीं हो पाता, आपके नेल्स लिप्स नीले से पड़ जाते हैं, सीवियर निमोनिया जब होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसका मतलब आपके हार्ट में, ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हो रही है। यस, एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। समझ में आया? हाँ, तो दो कॉजिंग एजेंट है, साल एक तो ये है, क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा एनसीईआरटी दोनों दे रखे, ये निमोनिया कॉज करते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है नीचे से, इन्फ्लामेशन होता है, म्यूकस बन जाता है नीचे। ठीक है, ड्रॉपलेट एरोसोल इन्फेक्शन है, यानी छोटी छोटी ड्रॉपलेट से होता है, छींका किसी ने दूसरे में चला जाएगा। इसमें सीधे आपके लंग्स का लोअर वाला पार्ट, एल्वाई ऑफ लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो धीरे धीरे इस फ्लूइड से भर जाते हैं। ठीक है, फीवर तो सभी में आता है, कॉमन सिम्टम है। ठीक है, पर सीवियर केस में लिप्स और नेल्स ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, इट इज अ डेंजरस कंडीशन। डिप्थीरिया, कॉर्नी, अब तो डिप्थीरिया नहीं होता, पहले बच्चों को होता था डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी कॉजिंग एजेंट होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी। छोटे बच्चों को पहले डिप्थीरिया इन्फेक्शन होता था, ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो गले वाला पार्ट होता था ना, इसमें एक थिक मेम्ब्रेन बन जाती थी पूरे के अंदर, तो बच्चा जब साउंड सांस लेता था ना, एक साउंड प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, नैरो स्पेस हो गया ना, तो हाई ग्रेड फीवर, फीवर सभी में आता है। ठीक है, बस सफोकेशन होगा, सफोकेशन इसलिए होगा सांस लेने में दिक्कत होगी बच्चों को, पर आज की डेट में इसकी तो वैक्सीन आती ही है, मैंने बताई थी आपको।
ठीक है, वैक्सीन का नाम क्या था, DPT, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस। तो आज की डेट में डिप्थीरिया नहीं होता। हाँ, प्लेग भी नहीं होता, पर समझना बहुत जरूरी है प्लेग। भाई माइक्रोवियल वेपन्स दुनिया में सबसे पहले इंडिया ने यूज किए थे, समझ रहे हो। हाँ, मिशन इम्पॉसिबल में देखा होगा माइक्रोवेल वेपन्स, क्रिस 3 में देखा होगा माइक्रोवेल वेपन्स। जो अभी कोरोना फैला था माइक्रोवेल वेपन्स चाइना से, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया में यूज होता था माइक्रोवेल वेपन्स, चाणक्य ने यूज किया था। चाणक्य क्या करते थे, किसी सेना को परास्त करना है बिना लड़े, तो उस सेना का जहां पर पड़ाव होता था तो वहां पर प्लेग से ग्रसित चूहे छोड़ देते थे और उनके खाने में डलवा देते थे, ठीक है। क्योंकि प्लेग जो होता था वो चूहों को होने वाली रोग है, ठीक है। यर्सीनिया पेस्टिस, ध्यान रखना, ये कॉजिंग एजेंट है यर्सीनिया पेस्टिस। और ये कॉजिंग एजेंट ध्यान रखना है, इसको फैलाने का काम चूहों में कौन करता था, चूहों की जो पिस्सू होते हैं, पिस्सू खून चूसते हैं चूहों का, ठीक है, वो इसको फैलाने का काम करता था। पैरासाइट ऑफ द रेड फिली, जिनोप्सिला चियोप्सिस, रेड फिली जिनोप्सिला चियोप्सिस, ये पैरासाइट होता है जो रेट के ऊपर होता है, ठीक है। ये यर्सीनिया पेस्टिस को चूहों में फैलाने का काम करता था। पर अगर कोई चूहा एक्सीडेंटली ह्यूमन के कांटेक्ट में आ जाए तो ये प्लेग ह्यूमन में होता है, डायरेक्ट ह्यूमन में नहीं होता। पर चाणक्य ने इसको यूज किया था, अपनी जो प्रयोगशाला थी, लेबोरेटरी, उसमें प्लेग से ग्रसित चूहे रखते थे वो, और ऐसे मौकों पर उनको यूज किया जाता था। यस, इसी को माइक्रोवेल वेपन्स बोलते हैं। तो भाई प्लेग किसी को होगा तो हाई फीवर तो हेडेक तो सभी में होता है, ठीक है। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, यानी यहाँ पर आर्मपिट्स होते हैं, यहाँ पर आर्मपिट्स, यहाँ साइड में ये बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। सोचो आप हाथ भी नहीं उठा पा रहे हो, सोचो हाथ में तलवार है, आप लड़ ही नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में कौन लड़ पाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो रेड पैचेस आते हैं पूरी स्किन के ऊपर, और बाद में ब्लैक हो जाते हैं। जब ब्लैक हो जाते हैं ना धब्बे स्किन के ऊपर, समझ लो आपके अंतिम समय आ गया, डेथ, ठीक है। तो बड़ा खतरनाक था प्लेग, चाणक्य ने इसको बहुत ही यूज किया है, ठीक है, एज अ माइक्रोबियल वेपन्स। अब वायरल डिसीज की बात करता हूं, 4 बैक्टीरियल हो गए, ठीक है, लगभग 3 वायरल हैं, वायरल बहुत ज्यादा नहीं है, 3 ही है। कॉमन कोल्ड आप जानते हो जो आज की डेट में फैल रहा है सबको, राइनो वायरस से होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन है, ठीक है। मोस्ट इन्फेक्शियस का मतलब है जो एक दूसरे से तुरंत फैलता है, ठीक है। ट्रांसमिट थ्रो ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट के थ्रो, छींकने खांसने इनसे फैल जाता है, ठीक है, ठीक है। ये इफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स, ये लंग्स के अंदर इन्फेक्ट नहीं करता, ऊपर वाले पार्ट में इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इसकी जो पूरी साइकिल होती है वो 3 से 7 दिन की होती है, इसमें इसके बाद अपने आप शांत हो जाता है। हेपेटाइटिस बी, ये डीएनए वायरस है, सारे हेपेटाइटिस आरएनए होते हैं पर ये डीएनए वायरस है। और हेपेटाइटिस बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में भी आता है, ध्यान रखना, ठीक है। हेपेटाइटिस, हिप्पे मतलब हिप्पा, लिवर, लिवर, लिवर के अंदर आइटिस करा दे, इन्फ्लामेशन करा दे, वो हेपेटाइटिस है। तो इससे क्या होता है, लिवर डैमेज हो जाता है और लोगों को जॉन्डिस हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। इसका प्रॉपर क्योर नहीं है, पर एक मेडिसिन आती है वो आपको लेते रहने पड़ेगी, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से वैक्सीन हम बना चुके हैं, बता चुका हूं मैं, ठीक है। और ये मदर से छोटे बच्चों के अंदर भी जा सकता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। हेपेटाइटिस जा सकता है, एचआईवी जा सकता है मदर से बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर, ठीक है, आप समझ रहे हो। और सिफिलिस भी जा सकता है, ठीक है, ये 2 तो जाते ही जाते हैं। पोलियो वायरस, पोलियो वायरस, अब तो पोलियो नहीं होता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है पोलियो, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, पर पोलियो वायरस डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, ठीक है। ये जो घोड़े की लीद होती है ना, लीद घोड़े की, उससे फैलता है ये, ठीक है, सॉइल से फैलता है, ध्यान रखना। तो इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व सिस्टम, स्टिफनेस ऑफ नेक, ये आप जानते हो पोलियो के केस में क्या होता है, स्केलेटल मसल्स पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाती है। हाई फीवर, पेन इन बॉडी, पैरालिसिस ऑफ लिम्स मसल्स। 3 मैंने वायरस बता दिए हैं, ठीक है। और एक वायरस डिटेल में कराऊंगा, HIV डिटेल में कराऊंगा उसको। 4 वायरस हो गए टोटल, ठीक है, 4 बैक्टीरिया, 4 वायरस। अब हेलमिंथीज 2 ही हैं, और इस पे तो हर साल क्वेश्चन आ रहा है। एक तो हो गया एस्कैरिस, मैं करा चुका हूं आपको, कॉजिंग एजेंट एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, राउंड वर्म होता है, ठीक है। एस्कैरिस में निकला, सबको इन्फेक्शन होता है, तुम सबको एस्कैरिस का इन्फेक्शन होगा, पेट में कीड़े पड़ते हैं, इंटेस्टिनल पैरासाइट है, ठीक है। नॉर्मल केस में कॉमन है, इंटेस्टाइनल ब्लॉक हो जाती है, इससे इंटेस्टाइन पूरी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। इसके एग
कहाँ होते हैं? इंटेस्टाइन में, ये तो मैंने बता ही चुका हूं आपको, ठीक है। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू फैलता है, ये ध्यान रखना। जो लोग बिना धुली सब्जियां खा लेते हैं, पानी कहीं से भी पी लेते हैं, उसमें इसके एग, ठीक है, चिपके होते हैं, वहां से कंटामिनेशन हो जाता है। यहां तक कोई डाउट? अब बात करूंगा एलिफेंटियासिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एलिफेंटियासिस, क्योंकि इससे लगभग नीट में हर साल क्वेश्चन आता है। एलिफेंटियासिस को हम, ठीक है, फाइलेरियसिस भी बोलते हैं, हाथी पांव रोग, ठीक है। कॉजिंग एजेंट कौन होता है? बाउचेरिया बेनक्राफ्टी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइलेरिया वॉर्म। बाउचेरिया बेनक्राफ्टी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइलेरिया वॉर्म, ठीक है। मैंने बताया था इसके अंदर क्या होता है, बॉडी का लोअर पार्ट, टेस्टीज भी हो सकते हैं, मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, वहां टेस्टीज नहीं होंगे पर पैर तो होंगे, ठीक है। तो जो आपके लिम्फ वेसल्स होते हैं ना, वो ब्लॉक कर जाते हैं, तो लिम्फ ऊपर जाने की बजाय नीचे ही इकट्ठा होना चालू हो जाता है, ऊपर नहीं आ पाता, ठीक है। ब्लॉकेज इन लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ के धीरे धीरे डिपॉजिट होने की वजह से इस तरीके के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है। कभी आपने कहीं भी मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के आसपास लोगों को मतलब भीख लेते देखा होगा, ठीक है, लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, उस जमाने में तो काफी होते थे, बट अब लोग आज की डेट में ऐसे लोगों को देखते ही, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं, वहां इसका इलाज प्रॉपर है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले के टाइम पर लोग ट्रीटमेंट ही नहीं कराते थे, क्योंकि वो मतलब लोग, समझ रहे हो ना, दिक्कत कोई होती नहीं है, बैठे रहना है, समझ में आ गया। तो पहले के टाइम पर तो पैसे, इस पर खाने के लिए पैसा नहीं है, तो बेचारा इसी के हेल्प से खाना खा लेता था, जो भी है। तो एलिफेंटियासिस फाइलेरियसिस समझना, ठीक है। फाइलेरिया वॉर्म है। डाइजेनेटिक इसकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, मैंने बताया था। एडीज, मॉस्किटो और क्यूलैक्स दोनों ही करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। पेंडिया में क्यूलैक्स बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, मच्छर के थ्रू फैलती है ये, ठीक है। slowly developing chronic inflammation of the organ which live in many years, usually the lymphatic vessels, lymphatic vessels क्या कर जाते हैं, लोअर लिम्स के ब्लॉक्ड हो जाते हैं। जेनिटल ऑर्गन आल्सो ऑफ्टन इफेक्टेड, ठीक है, भाई टेस्टिस, ओवरी में भी स्वेलिंग आ जाती है, स्टेरिलिटी भी हो सकती है। ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो, क्यूलैक्स दे रखा है हमने, मेनली क्यूलैक्स, क्यूलैक्स भी है, एडीज भी है, पर इंडिया के अंदर मोस्टली क्यूलैक्स ही देखने को मिलता है, जो उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। तो तीन हो गए, बैक्टीरिया, वायरस और हेलमिंथीज। और एक और कराऊंगा मैं बस, फंगस लास्ट। फंगस तो बहुत सिंपल है, याद करने हैं, आज एक दूसरे को सुनाने हैं, ठीक है। डिसीज कॉजिंग एजेंट क्या है, डिसीज क्या है, ठीक है, सिम्टम क्या है, स्पेसिफिक टेस्ट, जो मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी की उतनी लाइन। तो तीन ही फंगस बताऊंगा मैं। रिंग वॉर्म तो सब कुछ पता है ना, दाद खाद खुजली, टीवी में ऐड भी आता था बंदर का, यस, टीवी में ऐड आता था बंदर का, दाद खाद खुजली मिटाओ, ठीक है, क्या लगाओ, पता नहीं क्या होता था वो, ठीक है, ठीक है। गर्मी में अक्सर कर देखा होगा कि जांघों में, थाइस के नीचे अक्सर कर लोगों को रिंग वॉर्म हो जाते हैं। फीमेल्स में पसीने बहुत आते हैं, तो वहां पर भी ये चीज हो जाती है, क्योंकि इसको डेड स्किन चाहिए, केराटिनाइज स्किन चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो रिंग वॉर्म के लिए, तो रिंग वॉर्म कॉजिंग एजेंट तीन है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, तीनों का नाम याद रखना पड़ेगा। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ये तीन फंगस हैं जो रिंग वॉर्म, दाद खाद इस तरीके से करते हैं व्हाइट व्हाइट केराटिन स्किन के अंदर। क्लियर है? हाँ। तो ये ध्यान रखना, भी तो मैं कहता हूं कि कभी किसी का कंगा यूज मत करो, कभी किसी के कपड़े मत पहनो, किसी की टॉवल मत यूज करो, ठीक है। जो आपके बालों में रूसी होती है ना, रूसी व्हाइट कलर की, वो भी फंगस है। कॉम यूज करोगे, एक से रूसी दूसरी में चली जाएगी, वो जाती नहीं है, वो आपकी डेड स्केल, समझ रहे हो ना। टॉबिल, कॉम, इन सब से फैलती है, ठीक है, हाईली इन्फेक्शियस में काउंट होती है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज है, ठीक है। ड्राई स्केली स्किन चाहिए इसको, ठीक है, वहां पर तेजी से फैलती है, नेल्स में, स्कैल्प में, स्किन के अंदर, ठीक है। नॉर्मली सॉइल के थ्रू फैलती है, पर अगर आप किसी के टॉबिल, क्लॉथ, ठीक है, इवन कॉम्ब भी यूज करते हो, तो आप इंफेक्टेड हो जाओगे, ठीक है। बचो इन चीजों से, ठीक है, यानी कहीं भी हम जाते हैं, किसी का भी कुछ भी उठा के कर लेते हैं, गलत है। समझ में आया नहीं आया? तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ये तीन आपको नाम याद रखने हैं, समझे या नहीं समझे? डैंड्रफ इतनी आसानी से जाता ही नहीं है भाई, क्योंकि वो फंगस है खतरनाक, ठीक है। एक डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर सॉल्यूशन लिखते हैं डैंड्रफ को खत्म करने के लिए, ठीक है, तो खत्म है, छुट्टी है बेटा, हाँ,
वो काम करता है, ठीक है। एक बार मुझे हुआ था तो मैंने वो यूज किया था, तो हाँ चला गया था। उसके बाद ध्यान रखना है आपको कि हाँ मुझे किसी का कॉम यूज नहीं करना, किसी का टॉबल यूज नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है। समझे या नहीं समझे? फिर से बोल रहा हूं आपको, 4 मैंने बैक्टीरियल डिसीज कराई हैं, टाइफॉइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और प्लेग। मुझे चारों के कॉजिंग एजेंट चाहिए, स्पेसिफिक सिम्टम, या जहां पर मैंने टेस्ट कराया था लाइक विडाल, वो चीज चाहिए। लिख लो होमवर्क, ठीक है। टाइम मिल रहा है आपको, अब ट्यूसडे को क्लास होगी मेरी। मैंने 3 वायरल डिसीज कराई हैं, कॉमन है, राइनो वायरस जो कोल्ड करता है, ठीक है, पोलियो वायरस, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी वायरस। 3 बस वायरस हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं है। HIV में डिटेल में कराऊंगा, चैप्टर ही है पूरा, ठीक है। 2 मैंने हेलमेंथीस कराए हैं, बहुत सिंपल है 2 हेलमेंथीस, ठीक है। एस्केरिस कराया है मैंने, और फाइलेरिया वॉर्म, बाउचेरिया बेनक्राफ्टी, ठीक है, फाइलेरियसिस करता है, ठीक है। और 3 में, एक मैंने फंगस कराई है, ठीक है, रिंग वॉर्म। कॉजिंग एजेंट 3 हो सकते हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन, ठीक है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? तीनों की स्लाइड लगी हुई है, नोट्स आपको मेरे जस्ट लेक्चर खत्म होने के बाद मिल जाएंगे, ठीक है। यहां आकर के आज का मेरा टारगेट खत्म हो जाता है। अब ट्यूसडे को मैं प्रोटोजोन डिसीज कराने वाला हूं, ठीक है। एक तो है मलेरिया की पूरी लाइफ साइकिल है उसके अंदर, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पूरा, और एंटामीबा हिस्टोलिटिका की भी पूरी लाइफ साइकिल है। तो ये 2 ही लाइफ साइकिल हो पाएंगे उस दिन, ट्यूसडे को, ठीक है। फिर जो मेरा टर्न आएगा, क्योंकि एक क्लास मिल रही है मुझे ट्यूसडे, ठीक है, फिर मेरा टर्न आएगा मंडे। तो मंडे को मैं कराने वाला हूं, ठीक है, कैंसर। ट्यूसडे को कराने वाला हूं एड्स, और वेटनेसडे को कराने वाला हूं ड्रग्स। चैप्टर खत्म। ओके, हाँ, ये तीनों ही खतरनाक चीजें हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, ठीक है। पर ट्यूसडे को हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है, शाम 4 बजे, ठीक है, 4 से 5:30, जिसके अंदर हम प्रोटोजोन डिसीज खत्म कर देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अब ट्यूसडे को, ठीक है। बाय बेटा, बाय 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 बाय।